हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब टीम मिस्टिफाइड। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स फिलोसफी के सेमेस्टर 2 के कोर्स के साथ। एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद ग्रीक फिलोसफी, जिसके हम यूनिट 2 पे हैं। विद दिस वीडियो हमारा यूनिट 2 ऑफ ग्रीक फिलोसफी विल बी ओवर। सो पार्मेनिdes और जीनो कभी एथेंस गए थे या नहीं थे, वहाँ भी उनकी मुलाकात सोक्रेटिस एंड प्लेटो से हुई थी या नहीं थी, वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रिसाइज नहीं है। लेकिन फैक्ट ये कि ही गिव्स दीज टू डायोजीन्स थे, वो ये डिटेल्स देते हैं कि येस ही वाज राइटिंग विद क्रोनोलॉजिकल एक्यूरेसी, मतलब जो भी वो कह रहे थे वो बहुत ही एक्यूरेट था। सोक्रेटिस जब थोड़ी 70 के ऊपर थे, जब ही वॉज पुट टू डेथ, मतलब कि उनका बर्थ कहीं ना कहीं 469 BC में हुआ था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग हुई होगी जब सोक्रेटिस जो थे वो 25 या उसके अराउंड थे। तो इसका मतलब पार्मेनिdes का बर्थ कहीं ना कहीं 5 and 5 BC के बीच में हुआ था। इट इज़ ट्रू दैट द डेट गिवन बाय डायोजीन्स इज प्रोबेबली डिराइव फ्रॉम अपोलोडोरस, क्योंकि अपोलोडोरस का माना था एक्मे मतलब अपोलोडोरस के हिसाब से एक इंसान अपनी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट इन द एज ऑफ 40 करते थे। तो अपोलोडोरस के अकॉर्डिंग से पार्मेनिdes की जो इलिया जो जिनमें जहाँ पर बॉर्न हुआ था, इट वॉज अ सिटी इन द साउथ ऑफ इटली। तो उसके अकॉर्डिंग पार्मेनिdes की एज हम लोग 5 and 5 BC के अकॉर्डिंग रखते हैं। ओके अब पार्मेनिdes जो थी उसने एक पोयम लिखी थी और उसमें एनेक्सिमीन्स को रेफरेंसेस भी थे, और शायद हेराक्लाइटस को भी उन्होंने रेफ़र किया था, मतलब उनके भी कहीं ना कहीं व्यूज़ को रेफ़र करा था। अब पार्मेनिdes के उन्होंने जो पोयम लिखी थी वो बेसिकली 3 पार्ट्स में थी। पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, द सेकेंड पार्ट वाज द ट्रूथ एंड द थर्ड पार्ट वाज नोन एज द डॉक्सा। डॉक्सा मतलब कि ओपिनियन व्यूज। अब पार्मेनिdes शुड हैव टेकन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, लेकिन बहुत सारे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एक्टिव पार्ट लिया था पॉलिटिक्स में। ही शुड ओरिजिनली हैव बीन अ पाइथागोरियन, और ये इतना अनलाइकली नहीं हो सकता था कि वो ओरिजिनली एक पाइथागोरियन थे। उन्होंने अपनी सिटी के पॉलिटिक्स में पार्ट लिया था। एंड हम लोग बेसिकली इसके मेन पार्ट पे आते हैं। ये बहुत सारा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है उसके बारे में। अब नेचर ऑफ पार्मेनिdes पोएम, जैसे हमने कहा था कि उन्होंने एक्सक्लूसिवली जो है पार्मेनिdes ने उन्होंने अपनी जो पोएम लिखी थी, जो मैंने आपको पहले बात तो 3 पार्ट्स बताई, हेक्सामीटर वर्स थी, जिसमें कि अगर हम देखें जिसे वो प्रोयम बुलाते थे, द प्रोयम, एंड व्हाट इज़ या वे ऑफ सीमिंग, इस तरीके से वो पोएम जो है वो डिवाइन फिगर्स का भी इस पोएम में इंट्रोडक्शन किया गया है। ये पोएम जो है वो व्हाट इज के थीम के ऊपर बेस्ड है। नाउ सबसे पहले पोएम का इंट्रोडक्शन है। ओके, देन द पोएम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द ट्रूथ और द वे ऑफ ट्रूथ एंड द वे ऑफ सीमिंग। ओके, तो वे ऑफ सीमिंग इज द डोक्सा, मतलब कि आपके ओपिनियन, आपके व्यूज, एंड द फर्स्ट पार्ट इज द ट्रूथ, मतलब जो एक्चुअली है, एंड देन हाउ इट सीम्स टू बी, जो है और वो हमें कैसा लगता है कि है। जो पहला पार्ट है ट्रूथ वाला पार्ट है, so basically by the sole use of reason unaided by senses to deduce all that can be known about being, and he ends by denying any truthful validity to the senses which appear to be perceived. In the way of seeming, unexpectedly reinstating the world of appearances that he has so vehemently demolished, he appends what seems from the relatively scanty fragments that survive to have been a cosmogony of the traditional time. So basically वे ऑफ ट्रूथ में पार्मेनिdes पोएम के थ्रू अकॉर्डिंग कह रहे हैं
देखिए पोयम बेसिकली किस तरीके से कि एक यंग मैन होता है जो एक चैरिटियर पे बैठ के जो होता है उस पे बैठ के एक यंग गॉडेस के पास जाता है और वो यंग गॉडेस फिर उसको बताती है। तो ट्रूथ में ये बताई गई कि जो भी चीज़ें हम सेंस और एक्सपीरियंस करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, हमने जो आँखों से देखा, कानों से सुना, जो स्मेल किया, जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो सभी जो है वो झूठ है। None of that is true. And the relation between the two parts of the poem is by no means obvious, and as we shall see, been very variously interpreted. But fortunately, is the way of truth of which a large portion survive. तो way of truth का बहुत कुछ portion survive करता है. Second portion जो है poem का वो इतना ज़्यादा हमारे पास survive नहीं करता है. And अब यहाँ पर ये पूरी पोएम लिखी हुई है. नाउ यहाँ पर हम पोएम का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. दिस इज़ द पोएम. ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें यहाँ पर देखिए हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. देयर आर गेट्स ऑफ द वेज ऑफ नाइट एंड डे विथ अ लिंटल बिलो विद अ थ्रेशोल्ड ऑफ स्टोन एंड ऑल दैट स्टफ. तो बेसिकली नाइट एंड डे को यहाँ पे इस तरीके से मतलब नाइट एंड डे मतलब सॉरी नॉट नाइट एंड डे बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि वो जब यंग मैन जाता है गॉडेस के पास तो कैसा क्या सीन रहता है. When the doors were thrown back, they disclosed a wide opening, brazen ports fitted with rivets and nails swung in turn on their hinges, all of these things. अब ये पोएम जो है इट इज़ ओनली नॉट ओनली ऑफ द अटमोस्ट इंटरेस्ट एज अ होल बट ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिटेल्स. तो पूरी के पूरी पोएम तो है ही सही, साथ ही साथ इसमें छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स हैं. पार्मेनिडेस जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है एक एरर से एनलाइटमेंट की ओर, कि जब वो गॉडेस के पास जाता है तो एनलाइटमेंट की तरफ वो पढ़ते हुए दिख रहा है. कि मतलब जो पूरा सीन डिस्क्राइब किया हुआ है वो एनलाइटमेंट जैसा सीन है कि डोर्स हैं, हेवनली वो है, मेडन्स हैं, ब्यूटिफुल, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. एंड it is like a literature, mystery literature. It is clear, and this poem is intended to have the importance and seriousness of a religious revelation. कहीं ना कहीं religious reveal तरीके से कि जब heaven या goddess या कुछ इस तरीके से जगह पे वो पहुँच गया है. and darkness into light, and इस तरीके से एक scene describe करा हुआ है. and the religious nature and now यहाँ पे 2 points of details हैं. in the first when the goddess is made to address Parmenides, कि goddess जो है वो जब youth को बोलती है तो वो Parmenides को एक तरीके से address कर रही है. a word which provides us with her only cue as a date to the poem's composition. कि poem कब बनी थी जब Parmenides young थे, तब वो poem उन्होंने बनाई थी. not over 30 जब उन्होंने ये poem लिखी थी. ओके तो एक point detail ये है. and that would fix a j somewhere between this. If its estimate is right, then we have an approximate terminus poem not only for several of the Pythagorean we already described. दूसरा इंपॉर्टेंट डिटेल है कंसर्न्स द फेस वेल राउंडेड ट्रूथ. तो ट्रूथ को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है वेल राउंडेड, बिकॉज प्रिज्यूमेबली वेर एवर यू पिक अप द चेन ऑफ पार्मेनिडेस रीजनिंग यू कैन फॉलो इट राउंड इन अ सर्कल पासिंग थ्रू ईच ऑफ इट्स लिंक्स एंड टर्न बैक टू योर स्टार्टिंग पॉइंट. तो इस पोएम में हम नोटिस करेंगे कि ये पूरा जो है वो वेल राउंडेड ट्रूथ बोला हुआ है. वेल राउंडेड ट्रूथ मतलब आप जहाँ पर भी शुरुआत करेंगे घूम घाम के आप वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा. तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए ट्रूथ को वेल राउंडेड ट्रूथ कहा गया है. अब जो सबसे पहला है जो प्रीमाइस, गॉडेस जो है वो अपना इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं बाय डिफाइनिंग दी ओनली 2 कंसीवेबल वेज ऑफ इंक्वायरी. कि कोई भी चीज़ को समझने के, इंक्वायर करने के, पाने के 2 तरीके होते हैं विच आर डायरेक्टली कॉन्ट्ररी वन टू द अदर. दोनों कॉन्ट्ररी. इफ़ यू एक्सेप्ट वन प्रीमाइस एंड लॉजिक कंपेल्स यू टू रिजेक्ट द अदर. मतलब सिर्फ 2 तरीके हैं और अगर आप एक को मानते हैं तो आपको दूसरे को अपने आप रिजेक्ट करना पड़ेगा. इन दोनों में से कोई एक ही तरीका आप टू एनक्वायर चूज कर सकते हैं. द चॉइस इन फैक्ट एज Parmenides later puts it in its briefest form. Unfortunately, even to translate these apparently simple words is liable to be misleading because of the ambiguity of which Parmenides influence is unconscious between the predictive and the existential senses of the Greek word. The usual translation "it is" or "it is not" too easily gives right to the question what it is. तो जब पोएम में कहा गया कि it is, what is and what is not, it is, it is not. तो it के बाद it के थ्रू Parmenides क्या रेफर करना चाह रहे हैं इस चीज़ की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, बहुत ही एम्बिग्विटी है. तो it is not quite obvious at first sight what is precisely that is.
There can be no real doubt that this is what we call body. The assertion that it is amounts just to this, that the universe is a plenum. Such a conclusion is at best premature. At this early stage in his poem, Parmenides' premise has no definite subject at all. If it is necessary to translate the sentence, misleading rendering is either a thing is or it is not. Attacking those who believe as all men always had believed. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को परसीव करने का दो तरीका ही है. पहला मतलब परसीव करने का दो तरीका है, बट वो कह रहे हैं कि देखिए ईदर टू से इट इज़ और इट इज़ नॉट. ठीक है, जैसे कि इफ़ समथिंग इज़ वाइट तो ईदर इट इज़ वाइट, और हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट समथिंग एल्स, मतलब इट इज़ नॉट वाइट, इट इज़ ब्लैक. ओके, तो देखिए जैसे कि एग्जिस्टेंशियल एंड प्रेडिकेटिव. एग्जिस्टेंशियल मतलब जिस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रही है दैट इट इज़ वाइट, एंड प्रेडिकेटिव मतलब हम प्रिडिक्ट करें कि इट इज़ नॉट वाइट मतलब इट इज़ ब्लैक. वी आर प्रिडिक्टिंग दैट इफ इट इज़ नॉट वाइट देन इट इज़ ब्लैक. ओके, और इट इज़ ब्लू. तो हम लोग इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंसीव ऑफ नॉट बीइंग द नॉट एग्जिस्टेंट. तो इट इज़ इम्पॉसिबल, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इफ़ इट इज़ नॉट वाइट देन व्हाट इट इज़, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है. तो इट इज़ इम्पॉसिबल. तो जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना इज़ इम्पॉसिबल. ओके, तो नॉट बीइंग के बारे में कुछ भी सोचना इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ मीनिंगलेस. तो हमारा कंसर्न होना चाहिए सिर्फ बीइंग में, कि जो चीज़ है. अ पेज और टू आफ्टर द सेंटेंस इज कोटेड इन द लास्ट पैराग्राफ. पर्नेट इज डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ नाउ. अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, philosophy must now cease to be monistic or cease to be corporealistic. अब देखिए it could not cease to be corporealistic because for the incorporeal was still unknown. अब देखिए इनकॉर्पोरियल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मैटर से नहीं बनी होती है. ओके, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ मैटर. तो जो इनकॉर्पोरियल है मतलब जो चीज़ मैटर से नहीं बनी है वो हमें अभी तक नहीं पता है, तो इसीलिए वो कॉर्पोरियलिस्टिक होना नहीं रुक सकती है. ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है. इट इज़ ट्रू दैट इनकॉर्पोरियल वो स्टिल अननोन, कि हमें नहीं पता कि वो चीज़ जो है वो मैटर से नहीं बनी है तो वो क्या है, किससे बनी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी बना, मतलब दैट इट कुड नॉट सीज टू बी कॉर्पोरियल, कि हम उसे कॉर्पोरियल नहीं कह सकते. Two false premises. Though Parmenides has suggested that there are only two conceivable ways of inquiry, either a thing is or it is not, it now appears that from these two arguments, which seem to present a continuous passage, that in addition to the true premise, there are actually true premises that must be rejected. तो जब हमने देखा कि दो तरीके, what are the only two ways to conceive anything, that either it is or it is not, कि या तो वो white है या वो white नहीं है, और अगर वो white नहीं है तो वो क्या है, that is not really possible to predict. एंड यहाँ पर सिर्फ हम बात कलर्स की नहीं कर रहे. कलर्स से हमने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया. वी आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, दैट इट इज़ एंड इट इज़ नॉट. तो इफ़ इट इज़ नॉट देन व्हाट इट इज़ टू प्रिडिक्ट दैट इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें और मतलब एक ये पता चलता है कि या तो वन ऑफ देम इज़ ट्रू बट एक्चुअली टू प्रीमाइसेस मस्ट बी रिजेक्टेड. दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन altogether inconceivable, misguided as men may be, no man could confine himself to negative judgments and negative statements only. For that the goddess wants remedies against treading this path, because as she goes on to suggest, this utterly false way can be and constantly is so combined with the true way that the third way, the truth saying about is not comes into the picture. तो यहाँ पे अब goddess Parmenides को warn करती है कि देखिए कोई भी है जो कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं हो सकता, कि ये वाइट भी नहीं है, ये वाइट भी नहीं है, ये बेड भी नहीं है, ये टेबल भी नहीं है, ये चेयर भी नहीं है, ये पंखा भी नहीं है. इट्स नॉट रियली पॉसिबल. तो यहाँ पे गॉडेस पार्मनीड्स को कहती है कि इन दोनों से निकल के फिर एक तीसरा वे आया है कि समथिंग बोथ इज एंड इज नॉट.
वो है भी और नहीं भी है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट पिक्चर में आ जाता है। द थर्ड वे इज द वे ऑन विच इग्नोरेंट मॉर्टल्स वॉन्डर टू फेस्ड, कि इग्नोरेंट मॉर्टल्स यानी कि जो ह्यूमंस है, जो इग्नोरेंट है, जिन्हें एक्चुअल में रियलिटी के बारे में नहीं पता है, वो वॉन्डर करते हैं इस थर्ड स्टेटमेंट के साथ। एंड दे आर टू फेस्ड बिकॉज दे कंबाइन द कॉन्ट्ररीज। उनको टू फेस इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया कि वो चीज़ है भी और नहीं भी है। So it is the very combination of contraries that is the basis of the opinions of mortals, which provide the content of the way of seeming. The premise upon which the whole way of seeming rests is this compromise between the true and the utterly false. तो ये जो way of seeming जो second part है, ये totally इसी इसके ऊपर बेस्ड है कि वो है भी और वो नहीं भी है. It has often been suggested that the last clause, translated of all things that the path is backward turning, contains a special reference to the doctrines of Heraclitus. Backward turning जो हमने Heraclitus की opposites वाली चीज़ डिस्कस की थी, वो कहीं ना कहीं उसको रेफर कर रही है. And so translated, it certainly is particularly appropriate to the Heraclitean belief that all things eventually change into their opposites. कि backward turning वाली of all things the path is backward turning. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्मेनिdes की पोएम में ये जो लाइन है, ये Heraclitus के उस पॉइंट को रेफर कर रही है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं अपने ऑपोजिट में फिर एक टाइम के बाद चेंज हो जाती है. But it is by no means the case that unless we see such a reference, then the last two lines of the fragment are meaningless. तो अगर हम ऐसा कोई रेफरेंस बनाते हैं तब वो चीज़ कुछ मीनिंग करती है, वरना उन दो लाइंस का अभी तक हम कोई मीनिंग इन्फर नहीं कर पाए हैं. To be and not to be are the same in that they are both found in any event, and yet they are obviously opposites and are therefore in a more exact sense not the same. They imagine of that all things pass back and forth between being and not being. हर चीज़ है वो being और not being के बीच में, जैसे hot and cold के बीच में चीज़ें चेंज होती रहती है, तो हर चीज़ है वो being और not being के बीच में चेंज होती है. hot वाली चीज़ cold होगी, cold वाली चीज़ hot हो जाएगी, तो ये चीज़ जो चेंज है वो चलता रहता है. थर्ड पॉइंट जो है डिडक्शंस फ्रॉम द ट्रू प्रेमाइस, डिनाइल ऑफ टाइम, द वॉइड प्लूरलिटी. अब द प्रेमाइस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड एज द ओनली पॉसिबिलिटी के द थिंग इज. ठीक है, एट दिस स्टेज पार्मेनिdes प्रोसीड करते हैं ये कहने के लिए कि व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, द ओनली ट्रू स्टेटमेंट दैट कैन बी मेड. कि जो उस चीज़ का नेचर है दैट इज द ओनली ट्रू थिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अंटिल द एंड ऑफ द way of truth he is concerned, in other words to deduce all that can be deduced from his chosen premise about the properties of being. कि हम premise से being की क्या क्या properties को reduce कर सकते हैं. तो ये continuous passage present करता है and is impossible to subdivide, leads Parmenides none the less to more than one conclusion, and each of his affirmations involves a corresponding denial. तो सभी उसके जितने भी conclusion में एक denial आता है. The selected premise being the only true premise must Parmenides value be eternally true. कि जिस भी premise को हमने select किया है क्योंकि हम उसको true माने तो वो eternally true होना चाहिए. ऐसा कोई भी time नहीं होना चाहिए कि वो premise that it is false. ना फ्यूचर में, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में. जो हम स्टेटमेंट जो प्रेमाइस ले रहे हैं दैट इट इज समथिंग इज, इट शुड बी ट्रू ऑलवेज. द पास्ट एंड फ्यूचर आर अलाइक मीनिंगलेस. द ओनली टाइम इज अ परपेचुअल प्रेजेंट टाइम, एंड बीइंग मस्ट बी नेसेसिटी, बीइंग मस्ट ऑफ नेसेसिटी बी बोथ अनक्रिएटेड एंड इम्पेरिशेबल. तो जो बीइंग है, जो वो एक चीज़ है वो अनक्रिएटेड होना चाहिए, मतलब ना किसी ने उसको क्रिएट करना चाहिए और ना कोई उसको डिस्ट्रॉय कर पाए. वो एटर्नल है और एटर्नली ट्रू रहे. Parmenides actually adds in the course of this argument that being must also be both immovable and continuous, unless these epithets is interpreted to mean only that being exists unalterably in one continuous present. तो वो एक ही continuous present में being चलते ही जा रहा है, present है, ना वो immovable है, ना आप उसको move कर सकते हो, ना वो बीच में रुक जाता है या बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है. nothing like that. It is eternal, it is uncreated. किसी ने उसका creation नहीं किया है, उसका कोई destruction नहीं कर सकता है. it goes on. The next step in the argument which occupies is the demolition of the concept of the void. अब हमने ये आर्ग्यूमेंट देखा था, जो प्रीमाइस दिया था डिनायल ऑफ टाइम, वॉइड एंड प्लूरलिटी. तो डिनायल ऑफ टाइम तो हमने ले लिया कि जो भी चीज़ है वो एटर्नली ट्रू होनी चाहिए. पास्ट है ना फ्यूचर है, जो है वो प्रेजेंट है और प्रेजेंटली वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट में जी रहा है. अब हम बात करते हैं वॉइड की. The cosmogony of the Pythagoreans had made great use of the void. Void, the first unit, once generated, had proceeded forthwith to take it from the surrounding unlimited, possibly time, which is attention, and the void had from the outset fulfilled its vitally important function of keeping units apart. तो अब
जो पाइथागोरियंस है पार्मेनिdes, उनका कहना यही है कि दैट देयर फर्स्ट यूनिट हैड ग्रोन बाय इनहेलिंग द वॉइड। तो वो दो यूनिट्स की बात करते हैं और उन दो में से जो पहला यूनिट है, देखिए द नेक्स्ट स्टेप इज द कॉस्मोगोनी ऑफ द पाइथागोरियंस मेक यूज ऑफ द वॉइड। वॉइड का पाइथागोरियंस ने, जो पाइथागोरस की फिलोसफी को फॉलो करते हैं, उन्होंने वॉइड का काफ़ी यूज़ किया है। जो पहला यूनिट है, एक बार जो जनरेट हो गया, उसने अपनी सराउंडिंग्स को लेके फिर खुद की दूसरी यूनिट बना दी है। और फिर उसके बाद वॉइड क्या काम करता है, दोनों यूनिट्स को अलग रखने का। ओके Even granting that the first unit had indeed so developed that the Pythagoreans maintained into the universe as we know it, why should the processes ever begin at one moment rather than another? कोई भी चीज़ उसी वक्त क्यों शुरू हुई और दूसरे मोमेंट पे क्यों शुरू नहीं हुई? Being must either exist as a whole or not exist at all. Has already been existed. तो दो यूनिट्स क्या है, या तो वो है या वो नहीं है, और जो void है वो इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे से अलग रखता है, वो इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे में मिलने नहीं देता है। Yet the Pythagoreans assert that more and more of being is constantly coming into existence from the unreal void. The last point established in this passage before Parmenides rounds it off with the summaries that contained in lines. Unfortunately, this particular sentence is ambiguous. So it perhaps means that nothing can come from that which does not exist, yani ki except non-being. But in view of the fact that it follows in its context immediately after 9 lines that are concerned entirely with being. तो अब इस वॉइड से कैसे कोई भी निकल के आ सकता है, ये चीज़ बहुत ही एम्बिगुअस है। एक्सेप्ट नॉन बीइंग के, जो चीज़ नहीं है वो वॉइड से निकल के आ सकती है, लेकिन जो चीज़ है वो वॉइड से कैसे निकल के आ सकती है, दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन प्रॉपरली। Nor will the force of belief suffer to rise of what is not, something over and above it. In any case, as Cornford points out, this latter sense is unquestionably contained in another brief sentence further on in the same fragment. तो ये हम अब इसके बाद जो है वो पार्मेनिdes अपनी पोएम में समरी देते हैं, रियलिटी इज इनडिविजिबल। तो लास्ट पॉइंट जो है कि उसे कहा गया है, तो इन दो शॉर्ट पर पार्मेनिdes रीइंफोर्स करते हैं कि denial of void by a fresh argument which appears to be aimed both at Anaximenes and at the Pythagoreans. Anaximenes जो थी, Anaximenes ने कंडेंसेशन एंड रेयर फैक्शन की डॉक्ट्राइन दी थी। द Pythagoreans by their view of the void, a kind of separation and definition of things is proximity, had both alike been guilty of assuming the existence of what is not. तो दोनों को इस चीज़ से गिल्टी करा जाता है कि दोनों एज्यूम करते हैं जो चीज़ नहीं है उसके एग्जिस्टेंस को। और पार्मेनिdes ने कहा कि जो चीज़ नहीं है इट इज़ अनथिंकेबल, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट, इवन स्पीक ऑफ इट, नथिंग। Being Parmenides maintains against them is both indivisible and homogeneous, जो रियलिटी है वो indivisible है, आप उसको टाइम फ्रेम या उसके यूनिट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस है। रियलिटी इज मोशनलेस फाइनाइट लाइक अ स्फीयर। ये यू नो the recurrent emphasis placed on the conception of limit. Now, limit as one of the two fundamental Pythagorean principles stood at the top of the left-hand corner in the table of Within. Among the concepts listed in that column was one, namely unity, which Parmenides has already accepted as consistent with the premise. There is another point. एक तो बात की जा रही है unity की, एक बात की जा रही है limit की, that everything is limited. One of the two fundamental principles of Pythagorean is that it is not unlimited, it is limited. And then the other thing is unity. Now अब देखिए, Parmenides is evidently concerned to stress being or the one motionless, resisting in the same place, stable, equally poised. It is in fact in Pythagorean terminology at rest as opposed to in motion. It begins to look almost as if Parmenides, having been reared in the Pythagorean school, had come to feel that the fatal flaw in Pythagoreanism was its dualism. कि Pythagoreanism की ये जो डुअलिटी थी पाइथागोरियनिज्म में जो एक्सप्लेन करी थी कि यूनिटी एंड देन लिमिटेडनेस, तो ये चीज़ जो थी, ये जो डुअलिटी थी पाइथागोरियनिज्म में, ये उनका एक फ्लॉ था। At all events, he seems so far, while denying the existence of those two manifestations of the unlimited, time and the void, to be applying to his being those attributes from the left-hand column of the table of opposites that can be apprehended by the sole use of reason as opposed to the senses.
Okay, now, so basically Parmenides has now in the way of truth taught us all that reason unaided by the senses can deduce about being. तो बेसिकली मैं आपको अगर पूरी एक समरी दूँ जो पोयम जो हमने वे ऑफ ट्रूथ के बारे में पढ़ा है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेंस और एक्सपीरियंस से हमें जो चीज़ के बारे में भी पता चलता है, नॉलेज मिलती है, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स एंड ओनली रीज़न इज़ द वे जिससे कि हम बीइंग के बारे में पता कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़, व्हाट जेन्युइनली इज़ बीइंग, उसके बारे में पता करने के लिए रीजन एंड रैशनैलिटी इज द ओनली थिंग. तो एक स्फीयर, एक सिंगल इनडिविजिबल होमोजीनियस टाइमलेस चेंजलेस एंड सिंस मोशन इज इटसेल्फ वन फॉर्म ऑफ चेंज मोशनलेस एज वेल. तो ये चीज़ बीइंग जो है वो मोशनलेस है, टाइमलेस है, होमोजीनियस है, स्फीयर है कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है. और सच आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ रीजन, जिसमें अनलिमिटेडनेस को डिनाई करा गया है और कोई भी रियलिटी, ही हैज़ डिनाइड एनी रियलिटी वॉट एवर द रियलिटी इज इनडिविजिबल. Now in passing from the way of truth to the way of seeming, way of seeming is the doxa. Doxa means the opinions, हमारे views. So Parmenides passes as simply as saw from the objects of reason to the objects of sense, and just as in the way of truth the objects of sense have been altogether excluded, so also as we shall see the way of seeming will exclude altogether the objects of reason. तो वे ऑफ सीमिंग में ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीजन पूरी तरीके से हट जाएंगे क्योंकि उसमें हम हमारे पूरी तरीके से व्यूज़ दे रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं, नॉट एक्चुअली सेइंग व्हाट इट इज़. वे ऑफ ट्रूथ में हम पूरी तरीके से हमारी रैशनैलिटी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसमें व्हाट इज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. वे ऑफ सीमिंग में हमें रीज़न और रैशनैलिटी को हटा देना है क्योंकि व्हाट एक्चुअली इज़ हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि जैसा हमें लगता है उस पर ध्यान दे रहे हैं. सिंस ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस आर टू Parmenides mere names without substantial existence, he is obviously compelled to base his survey of them upon the false assumptions which he himself declines to share with mortals. But at the same time, his survey does not cover all those false assumptions. Besides allowing existence to non-existent phenomena, most men went so far as to confuse them with the objects of reason. कि allowing existence to non-existent phenomena, जो चीज़ already exist कर रही है उसको non-existent phenomena के साथ combine करना, you know. Parmenides will not, even in what he knows and avows to be a deceitful ordering of words, follows them as far in their error. तो सिग्निफिकेंस और पर्पस जो था वे ऑफ सीमिंग का ये था, उसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा गया है. जैसे कि जेलर ने कहा है कि अ सजेशन बाय थेरोफ्रस्टस रिगार्डेड एज अ व्यू ऑफ पॉपुलर बिलीव्स, कि जो ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं. बर्नेट ने कहा द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी शुड बी रिगार्डेड एज अ स्केच ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी पाइथागोरियन कॉस्मोलॉजी, कि कंटेम्प्रेरी पाइथागोरियन कॉस्मोलॉजी के व्यू के साथ वे ऑफ सीमिंग को रिलेट करा जाए. तो अगेंस्ट any such view there are several strong arguments. The way of seeming, contrary to Burnet's view, bears no discernible trace of the 12 fundamental Pythagorean doctrines, the opposition of limit and unlimited, and the equation. तो वे ऑफ सीमिंग में एक डॉक्ट्राइन है of which there is no trace in the Pythagorean cosmology, nor indeed anywhere else except possibly in Anaximander. Finally, it is surely inconceivable that all the ancient commentators should have regarded the cosmology of the way of seeing, as they all, including Theophrastus, almost invariably did, as Parmenides' own invention, if it was in reality nothing but a summary of either popular beliefs or contemporary Pythagoreanism. तो वे ऑफ सीमिंग जो है वो ज़्यादातर सभी पॉपुलर बिलीव्स का एक कॉम्बिनेशन था कि जैसा हमें लगता है दैट इज़ द रियलिटी. The foregoing interpretation of the way of truth will have suggested quite a different interpretation. The essential difference between objects of reason and the objects of sense is evidently to Parmenides is what, whereas in the case of the object of reason. अब ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस के बीच में क्या डिफरेंस है कि एक्सेप्टेंस ऑफ वन ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्ररीज लॉजिकली इन्वॉल्व्स द रिजेक्शन ऑफ द अदर. कि अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस को देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग सेंस कर रहे हैं वो ही रियलिटी है, तो हमें ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन को हटाना पड़ेगा. और अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन को देख रहे हैं कि वॉट एवर वी आर सेंसिंग इज रॉन्ग बट बाय रैशनैलिटी हम जिस चीज़ पे कंक्लूड कर रहे हैं दैट इज़ ट्रू एंड दैट इट इज़ जनरली ट्रू, तो हमें ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा. In the case of the objects of sense, the acceptance of one involves the acceptance of the other as well. In the case of the objects of sense, लेकिन सेंस के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन के थ्रू चल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन में हम या तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस
इंक्लूड एक्सेप्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस में हमें दोनों हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइट जैसे कि कैन ओनली बी सीन टू एग्जिस्ट इन इट्स कॉन्ट्रास्ट विद डार्कनेस, कि लाइट हमें तभी पता चलेगी जब डार्कनेस होगी। अ हैवी बॉडी कैन नॉट बी हैवी अनलेस देयर इज अ लाइटर बॉडी, तो हमें कोई चीज़ भारी तभी लगेगी जब उससे हल्की कोई चीज़ होगी कंपेयर करने के लिए। फंडामेंटल एरर जो कि लोग नहीं देख पाते हैं इज दैट दे हैव अग्रीड टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज सेंसिबल ऑपोजिट्स, and this of course the error which Parmenides himself must knowingly perpetrate if he is to give an account of phenomena, कि which men are guilty is that they have agreed to recognize the, उन्होंने एग्री कर लिया कि हम इन ऑपोजिट्स को एग्री करें कि these are opposites, not really comparing them. Accordingly, even as he perpetrates it, he declares it to be an error that he says is where they have gone astray, but at least he will follow misguided mortals no further. If he is to introduce these sensible contraries, he will not confuse them with intelligible, and so instead of the primary pair of Pythagorean opposites, limit and unlimited, he selects as his own primary pair of their perceptible manifestations, or he himself calls light and darkness. तो लाइट के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब डार्कनेस होगी, और डार्कनेस के बारे में तभी पता चलेगा अगर लाइट होगी। आप सोचिए कि अगर दिन भर जो है वो अगर सूरज होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि रात क्या है या अंधेरा क्या है। वे ऑफ ट्रूथ से वे ऑफ सीमिंग की तरफ पार्ट करते हुए उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक स्फीयर ऑफ रियलिटी लिया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही एंडिंग पॉइंट भी है, द वन, एंड फिल इट क्वाइट इललेजिटिमेटली विद द सेंसिबल ऑपोजिट्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। तो उस पूरे स्फीयर को उन्होंने भर दिया है ऑपोजिट्स के साथ, एंड ही हैज टेकन दैट फॉरबिडन स्टेप दैट ही कैन प्रोसीड एज ही हैड द पाइथागोरियंस विद लिमिट एंड अनलिमिटेड टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ ईच of these primary opposites by describing their various manifestation. Light is rare, night dense, and so on. Once one pair of sensible opposites has been admitted, then there is no insuperable difficulty in giving an explanation of phenomena. तो एक बार हमने दोनों opposites को accept कर लिया, तो pair of opposites को accept करें तो हम उस phenomena को explain कर सकते हैं, क्योंकि वो reason और sense के बीच में जो है वो confusion avoid करेगा। The sensible opposites. आप ये 356, 357 ये वाले जितने भी ये रहते हैं ना 205, 206 इन्हें पढ़ सकते हैं. This will clarify even more. Here is it. तो ये पैसेज says for the most influential of the doctrines that survive from the way of seeming. इसमें दो पॉइंट्स हैं जो कि इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस के हैं. पहला कि फर्स्ट प्लेस how completely Parmenides must in the way of seeming has suppressed in real convictions. The equation of perception and thought comes strangely from the author of the way of truth. At the same time, the whole of this passage again makes clear how prominent a place was taken in the way of seeming by the sensible opposites. तो उन्होंने कैसे वे ऑफ सीमिंग में रियल कन्विक्शंस यानी जो हम हमारे सेंस और एक्सपीरियंस के थ्रू वो करते हैं उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया दैट इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. एंड हाउ प्रोमिनेंट अ प्लेस वाज टेकन इन द वे ऑफ सीमिंग बाय द सेंसिबल ऑपोजिट्स. तो कैसे जो सेंसिबल ऑपोजिट्स जैसे डे और नाइट, हॉट एंड कोल्ड, उनकी प्लेस कितनी इंपॉर्टेंट है और उन ऑपोजिट्स के थ्रू हम कितनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं. हियर वंस अगेन एज इन it probably that we influence him. It is fortunate that since he neither believed in it nor himself apparently succeeded in influencing others by it, Parmenides' astronomical system is of little importance. For it is virtually impossible to reconstruct. तो Parmenides ने जो एस्ट्रोनॉमी के इससे रिलेटेड जो भी अपना कंस्ट्रक्शन दिया है उससे बनाना बहुत ही मुश्किल है. तो इसे यू नो कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है. दो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं. फर्स्ट वी सी येट अगेन हाउ प्रोमिनेंट आर द सेंसिबल ऑपोजिट्स इन द कॉस्मोलॉजी एंड ऑफ द वे ऑफ सीइंग. कि कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स में जो सेंसिबल ऑपोजिट्स है जैसे डे एंड नाइट, हॉट एंड कोल्ड, नाइट एंड डे, इन दोनों की जो पेयरिंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
and to the two familiar pairs in dense and rare light and darkness we meet also with a new pair, another which figures male and female. तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो sensible opposites and साथ ही साथ male and female, मतलब ये भी दो sensible opposites. And second we learn again from the fact that justice or necessity is now described as the cause of movement and becoming. और justice और necessity कितना important है, और movement का cause है, justice ही है जो movement करता है. And how totally irreconcilable are the two parts of Parmenti's poems, कि वे ऑफ सीमिंग एंड वे ऑफ ट्रूथ दोनों जो है वो रिकनसाइल नहीं, इररिकनसाइलेबल है, उनको कंसाइन नहीं किया जा सकता है, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है. और दोज टू आर टोटली डिफरेंट. अगर हम एक को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें दूसरे को निगलेक्ट करना ही पड़ेगा.